नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के सीजीएल जो टीसीएस कंपनी कराती है एसएससी के एग्ज़ाम, उसके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वे आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, अपने इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। ये एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इस पहला है तुगलक वंश, सेकंड है लोधी वंश, तीसरा सैयद वंश, चौथा है इलवरी तुर्क और पांचवा है खिलजी वंश। इनको जो है ना कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो आपको याद रखना है जो तुगलक वंश था वो था 1320 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको 1320 ईस्वी में था। और जो लोधी वंश था वह 1451 ईस्वी में था। इसकी स्थापना 1451 ईस्वी में हुई थी। और जो सैयद वंश था इसकी स्थापना 1414 ईस्वी में हुई थी। तो आपको कालक्रम के अनुसार इन्हें लगाना है। और जो खिलजी वंश है इसकी स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो एक इसकी ट्रिक भी है, GKTSL। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश और जी सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश 1414 और लोधी वंश 1451। तो GKTSL। तो इसमें आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये कैसे लगाना है देखिएगा। सबसे पहले 1290 है और उसके बाद 1320 है। तो 1290 किसका है? ये है खिलजी वंश का, तो 5। और 1320 किसका है? ये है तुगलक वंश का। जहाँ पर 51 हो वहाँ पर देख लो। तो पहले में 51 नहीं है, ठीक है। दूसरे में भी 51 नहीं है कहीं, तीसरे में भी 51 नहीं है, चौथे में 51 है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थे इसके संस्थापक कौन थे? यह सीजीएल 2010 में पूछा गया सवाल है। तो इसके ऑप्शन है GK गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, MG रनाडे, BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक और जी बिपिन चंद्रपाल। तो इसके जो सही आंसर है वह क्या है? इसका सही आंसर है GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर यह है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सन 1905 में 1905 में पुणे महाराष्ट्र में, MH जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो 1905 में महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसके संस्थापक GK गोखले हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी किसके लेखन से अत्यधिक प्रभावित थे? तो किसी के लेखन से अत्यधिक प्रभावित थे, तो लेखन मतलब कोई लेखक ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? बर्नार्ड शो, कार्ल मार्क्स, लेनिन या लियो टॉलस्टॉय। तो गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो थे लियो टॉलस्टॉय से। लियो टॉलस्टॉय एक रूसी RUSI रूसी लेखक थे ये, और गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित थे। यह 19वीं शताब्दी के महान लेखक थे। और जो हमारे ये मुंशी प्रेमचंद जी थे इनको भारत का टॉलस्टॉय भी कहा जाता था इन्हीं के लिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी भी एक अच्छे लेखक थे और भारत का टॉलस्टॉय इसलिए इन्हें कहा जाता था। तो टॉलस्टॉय कौन थे? ये थे 19वीं शताब्दी के महान लेखक। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो विष्णुगुप्त था, उपगुप्त था या ब्रह्मगुप्त था या ब्रहदत्त था? तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है उपगुप्त। ठीक है दोस्तों,
इसका सही आंसर उपगुप्त है। और अब जान लीजिए कि अशोक कौन थे। अशोक मौर्य काल के एक प्रतापी शासक थे, जिन्होंने कलिंग अभियान के बाद वहाँ पर जो खून खराबा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो इसे उसको उसी को देखकर इन्होंने अपने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और वहीं से अपना प्रण लिया था कि वह आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, किसी पर युद्ध नहीं करेंगे और वह शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और उपगुप्त जो थे उन्हीं के कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, तो अशोक का दूसरा नाम देवानामपिर्य भी था और ये मौर्य वंश के प्रतापी शासक थे। इनका शासनकाल 273 से 235 ईसा पूर्व तक रहा है। ईसा पूर्व जो है वो उल्टा चलता है, 273 से 235 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उपगुप्त इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे वही क्वेश्चन है जो एसएससी में बार बार रिपीट होते रहते हैं और टीसीएस कंपनी इनको बार बार हर एग्ज़ाम में ही पूछती है। पहले एससीजीएल में पूछेगी, फिर सीएचएसएल में पूछती है, फिर एमटीएस वगैरह जो होते हैं उनके एग्ज़ाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी ने की थी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या खिजर खां? तो इसका जो सही आंसर है बहलोल लोधी। इसने 1451 ईस्वी में 1451 में 1451 ईस्वी में इसने इसकी स्थापना की थी, लोधी वंश की। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुआ था? जो हर्षवर्धन था वर्धन वंश का प्रतापी शासक, वह किसके द्वारा पराजित हुआ था? प्रभाकर वर्धन के द्वारा पराजित हुआ था, पुलकेशिन सेकंड के, नरसिंह वर्मा पल्लव या शशांक के? तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पुलकेशिन द्वितीय। और यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी मिलती है हमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको। आप नोट्स बना सकते हैं इसके, जो मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ उसके भी नोट्स बना लीजिएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा और इसमें जो क्वेश्चन है उसको भी नोट्स के रूप में बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम तो कोई भी हो, उसमें बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अनपढ़ था? मतलब कि जो नीचे के शासक हैं ऑप्शंस में दिए गए हैं उसमें से कौन अनपढ़ शासक था? जहांगीर था, शाहजहाँ था, या अकबर था, या औरंगजेब था? तो जो अनपढ़ शासक था वह था अकबर, जिसका शासनकाल 1556 1556 से लेकर के 1605 तक चलता। ठीक है दोस्तों, और जो जहांगीर थे उसे जो म्यूजिक का स्वर्णकाल भी कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, और जो शाहजहाँ थे उनको स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, इनके जो शासनकाल था उनको। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है हड़प नीति से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वह है लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी हैं उनका संबंध था हड़प नीति से। इन्होंने 1847 ईस्वी में 1847 1847 ईस्वी में हड़प नीति की शुरुआत की थी। हड़प नीति का मतलब क्या था? जो भी वो उस समय के राजा शासक थे जिनके कोई संतान न थी, तो वह अपनी संतान मतलब कि कोई भी संतान को गोद नहीं ले सकते थे, किसी की संतान को। और उनका जो पूरा संपूर्ण साम्राज्य था वो हड़प नीति के बिहाफ पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा, उसका सारा साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो ये हड़प नीति थी, 1847 में स्टार्ट हुई थी ये, और लॉर्ड डलहौजी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ये एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नंबर 1 कौटिल्य, नंबर 2 सेल्यूकस निकेटर, नंबर 3 मेगास्थनीज या जस्टिन्स? तो इसका जो सही आंसर है वह है मेगास्थनीज, जिसकी इंडिका पुस्तक भी है। इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। और यह किसका राजदूत था? यह था सेल्यूकस निकेटर का। जो ये सेकंड ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था युद्ध में, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था, और उसी की देखरेख के लिए सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है दोस्तों, जो एक यूनानी राजदूत था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस यूरोपीय शक्ति की पहचान कीजिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। ये एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पुर्तगाली। पुर्तगालियों से ही जो शिवाजी जी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेदोगी और लोटो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेदोगी और लोटो नारा किसने दिया था? तो यह जो दिया था वह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, और 1875 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बेदोगी और लोटो का आह्वान किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसका क्या कारण था कि जो भारत के राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो उन्होंने महसूस किया कि वह यह केवल एक चश्मदीद था। आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। आयोग के सदस्य भारत के खिलाफ पक्षपाती थे। यह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करते थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। मतलब भारत के लिए आ रहे हैं और भारत का कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं है। तो यह कैसे हो सकता था? तो इसका सही आंसर था सेकंड, आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और मुंबई में इसका विरोध किया गया था भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था? ये एसएससी 2011 में पूछा गया है सीजीएल में। तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को, जो मंगल पांडे जी ने स्टार्ट किया था, कारतूस जो गाय की चर्बी से बने होते थे उनको खोलने से मना कर दिया था और उन्हीं को उसी के चक्कर में उसे फांसी दी गई थी मंगल पांडे जी को। ये 1857 का विद्रोह वही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डिसराइली के द्वारा। इन्होंने माना कि वह एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप विद्रोह था। बाकी सब ऐसे ही बोल रहे थे कि ये ऐसा विद्रोह है वैसा विद्रोह है, लेकिन जो डिसराइली है इन्होंने माना था कि वह विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है? मतलब झींगा राजधानी किस लिए कहा था? क्योंकि वहाँ पर झींगा मछली का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इसका सही आंसर है नेल्लोर। नेल्लोर जो कि एक आंध्र प्रदेश राज्य का एक फेमस जिला है जहाँ पर झींगा मछली का बहुत ही अधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे भारत की झींगा राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस स्थान का उल्लेख करें जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है। तो नंबर 1 सारनाथ, बोध गया, कपिल वस्तु या राजगृह। तो इसका जो सही आंसर है वह है बोध गया। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था अपना वह दिया था सारनाथ में। ठीक है दोस्तों, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जहाँ इन्हें परिनिर्वाण बोलते हैं जिसको, और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हुआ था 1674 ईस्वी में, एडी में, मतलब आफ्टर डिमाइसेस। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, मतलब द्वैत शासन कब से चालू हुआ था भारत में? तो ये हुआ था 1919 के अधिनियम से, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1919 में स्टार्ट हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, तो उसी के द्वारा भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे, एसएससी 2011 में पूछा गया है सीजीएल में। तो नेहरू, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसका जो सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है यंग इंडिया और हरिजन जो है बहुत ही फेमस वे हैं पुस्तकें, इनकी पत्रिका ये है महात्मा गांधी जी की। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है आपको, महात्मा गांधी जी की
पुस्तकें हैं यंग इंडिया और हरिजन। हरिजन नाम से जितनी भी होंगी वो सब महात्मा गांधी जी की होंगी। कभी आप अम्बेडकर जी लगा दो, क्योंकि अभी अम्बेडकर जी हरिजन से बहुत ही मतलब लगाव रखते थे, क्योंकि दलित वर्ग से आते थे वे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर है वह है महात्मा गांधी जी। कन्फ्यूज करने के लिए पूछता है एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जो कि लंदन में चल रहे थे गोलमेज सम्मेलन, जो 1930, 31, 32 में चले थे। उसमें जो तीनों सम्मेलनों में कौन गए थे, तो जो इसका सही आंसर है वह है B.R. अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी तीनों सम्मेलनों में भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन कांग्रेस नहीं गई थी, तो इसलिए अम्बेडकर जी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा था कि क्यों गए थे। और जी जो केवल एक उसमें गए थे वे थे महात्मा गांधी जी, सेकंड वाले में, जो गांधी अरविंद समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। उसके बाद ये गांधी जी गए थे लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन इनकी बात को वहाँ पर सुना नहीं गया, तो इसलिए ये वापसी आ गए थे। ठीक है दोस्तों, और अम्बेडकर जी इसका सही आंसर है अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। तो ये अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रिया या देवनाम प्रिया प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो वह कौन सा शासक था जिसको देवनाम प्रिय या देवताओं का प्रिय कहा गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है अशोक। ठीक है दोस्तों, अशोक जो थे, जिनका शासनकाल 273 से 235 ईसा पूर्व तक चला। इनका अन्य नाम देवानाम प्रिय भी था, और यह मौर्य वंश के, मौर्य काल के जो है प्रतापी शासक भी थे। इन्होंने कलिंग को हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। मराठा संत का नाम बताइए जो शिवाजी के समकालीन थे। वह कौन से संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे? तो इसमें नंबर 1 है संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी, संत ध्यानेश्वर जी या नामदेव जी। तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो सही आंसर है वह है संत तुकाराम जी। ठीक है, ये 7वीं सेंचुरी 7वीं शताब्दी के महान संत रह चुके हैं जो शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, याद रखना आपको 7वीं शताब्दी के महान संत थे संत तुकाराम जी। तो इसका सही आंसर है संत तुकाराम। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मनुष्य द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था? ये CGL 2012 का प्रश्न है। तो कौन सा अनाज था वह जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था? तो वह था गेहूँ। लेकिन जौ के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं, लेकिन गेहूँ का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो गेहूँ ऐसा अनाज है जो सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया गया, मतलब खाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। वर्साई की संधि ने एल्सेस लोरेन को बहाल किया। तो एल्सेस जो लोरेन थे ये कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ये फ्रांस से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? जो अशोक के शिलालेख मिले थे उसको सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप, जो 1837 ईस्वी में पढ़ा था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसके शिलालेखों को पढ़ा था। और जो खोज की थी वो की थी 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा। याद रखना आपको, टी पैंथलर। लिखने में थोड़ा समस्या होती है, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने तो सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को खोजा था, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको सबसे पहले पढ़ा था। इतने सालों तक कोई पढ़ नहीं पाया था। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। याद रखना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्यों के आर्टिक होम थ्योरी का समर्थन किसने किया? ठीक है दोस्तों, तो वह कौन थे जो इनकी आर्टिक थ्योरी का समर्थन किया था आर्यों की? तो वे थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनके जो प्रसिद्ध पत्रिका हैं वो है एक केसरी और दूसरी है मराठा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, बहुत बार बार पूछी जाती है, केसरी और मराठा। ये इन्होंने जेल में रहने के दौरान लिखी थी। ठीक है दोस्तों, कि एक केसरी है और एक मराठा, ये आपको याद रखनी है। भारतीय शांति के जनक भी नहीं बोला जाता है बीजी तिलक जी को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनके गुरु कौन थे? पाणिनि थे, या अलार्म कलाम थे, या कपिला थे, या पतंजलि थे? तो इसका सही आंसर जो है वो है अलार्म कलाम। ठीक है दोस्तों, अलार्म कलाम है, ये अलारा नहीं है। पाणिनि की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है अष्टाध्यायी, ये आपको याद रखनी है। अष्टाध्यायी जो है वह पाणिनि की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये बार बार पूछी जाती है। और अलार्म कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, पतंजलि का एक ग्रंथ है महाभाष्य। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, महाभाष्य जो है वह पतंजलि का ग्रंथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदिक कविताओं के संग्रह, जो वैदिक कविताओं का संग्रह होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है संहिता। ठीक है दोस्तों, उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद मतलब सामने बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है उसको उपनिषद बोलते हैं। तो ये संहिता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको, इसको वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह कहा जाता है, संहिताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा सिखाई और अमल में लाई गई अहिंसा भारतीय सिद्धांत में निहित है। जो अहिंसा है भारतीय सिद्धांत में निहित है, कौन से में? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सही आपको बताना है। पहला है स्वराज, सेकंड है स्वदेशी, थर्ड है सत्याग्रह, या फोर्थ है अहिंसा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। तो अहिंसा में ही आएगी। महात्मा गांधी अहिंसा के बहुत बड़े भक्त थे, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जो अलीगढ़ में हमारा आंदोलन हुआ था 1875 ईस्वी में, 1875, ये याद रखना आपको। तो इसके जो संस्थापक थे वह कौन थे, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए सैयद अमीर अली, से ऑप्शन नंबर सेकंड मौलवी चिराग अली, या ऑप्शन नंबर 3 सैयद अहमद खां, या अब्दुल हलीम सरर। तो इसका जो सही आंसर है वह है सर सैयद अहमद खां। ये अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम के लिए कौन जिम्मेदार था? जो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स है, इसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वह है हेनसांग, जो एक चीनी यात्री था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको, हेनसांग इस नाम के लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वह दिया था सारनाथ में। ठीक है दोस्तों, कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, और बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और राजगृह इनकी राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, मगध की राजधानी भी राजगृह थी। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस मुगल राजकुमार का नाम बताइए जिसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, तो उसका नाम बताना है जिसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। नंबर 1 ऑप्शन दारा सिको, नंबर सेकंड सुलेमान, तीसरा खुसरो, या डी मुराद। तो ये याद रखना आपको, इसका जो सही आंसर है वह है दारा सिको। ठीक है दोस्तों, दारा सिको कौन था? दारा सिको था शाहजहाँ का पुत्र और औरंगजेब का भाई। औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा सिको, जिसने भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा का अभ्यास किस विद्वान के कार्यों से ज्ञात होता है? जो प्राचीन भारत था उसमें जो शल्य चिकित्सा होती थी वह किससे संबंधित थी? तो वह थी ऑप्शन नंबर सेकंड सुश्रुत से। ठीक है दोस्तों, चरक जो है वह चरक संहिता के संस्थापक हैं, लेखक हैं सुश्रुत, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वह कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। इनको लॉर्ड नहीं बोला जाता, ये मैं कट करता हूँ अभी, लॉर्ड इनको नहीं बोलना क्योंकि ये लॉर्ड बोलने लायक नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड मतलब जो कैनिंग है वो भारत के प्रथम वायसराय थे। ये जो ना 1856 से 1862 का इनका कार्यकाल था, लेकिन 1858 में जो अधिनियम आया था उसके द्वारा भारत का वायसराय बनाया गया था, भारत के गवर्नर जनरल को। तो ये भारत के गवर्नर जनरल से भारत के वायसराय बन गए थे, प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के।
ठीक है दोस्तों, याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो इनका जो युद्ध चल रहे थे वे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो तराइन का जो पहला युद्ध था वह था 1191 ईस्वी में। तो उसमें जो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी जी को हरा दिया था, और लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था जयचंद के साथ मिलकर। ठीक है दोस्तों, 1192 ईस्वी में। सेकंड जो लड़ाई थी वो 1192 ईस्वी में हुई थी, और पहला 1191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, इनका जो मूल नाम था वह था बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बेसिक शिक्षा के विचार को प्रतिपादित किया? तो ये आपको सही ऑप्शन का बताना है, कौन सा सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वह है महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा का विचार दिया था सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कालक्रम के अनुसार लगाना है नीचे की दी गई घटनाओं को। तो दांडी मार्च वह कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था 1930 में। तो ये याद रखना आपको, दांडी मार्च 1930 था। और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। और जी पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? साइमन कमीशन आएगा 1928। सेकंड किस में है? तो सेकंड है सेकंड वाले में। तो नीचे के दोनों कट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये कट हो गए। तो फिर उसके बाद में साइमन कमीशन के बाद में क्या हुआ था? उसके बाद में हुआ था दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। तो फर्स्ट, तो दोनों में फर्स्ट है इनमें। तीसरे नंबर पर गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो थर्ड पे, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है। और पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है, एलिमिनेट करके आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रयाग शहर का नाम इलाहाबाद अल्लाह की नगरी किसके द्वारा रखा गया था? तो ये रखा गया था अकबर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 1584 ईस्वी में। 1584 ईस्वी में अकबर के द्वारा यह रखा गया था। लेकिन 2018 में फिर से योगी सरकार ने इसका नाम प्रयागराज कर दिया। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको, 1584 में अकबर ने प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा गया था, जिसको अल्लाह की नगरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? महामना का अर्थ क्या होता है? जो सबसे अधिक सम्मानित होता है। ठीक है दोस्तों, जो महामना है उसका अर्थ होता है सबसे अधिक सम्मानित। तो महात्मा गांधी जी द्वारा मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन मतलब अंग्रेजों गो गो गो। तो इसका जो आंसर है सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड इनके आगे नहीं लगाना है, पीडीएफ में मिस्टेक हो गई है। लॉर्ड किसी भी अंग्रेज के आगे नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये थे लिनलिथगो, मतलब गो 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 भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को भगाने के लिए था ना। तो इसको आपको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ शामिल होने वाले अन्य कांग्रेसी नेता कौन थे? जो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, आप इसको याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 1923 में की थी। इनके साथ कौन थे अन्य? तो अन्य जो थे वे थे चित्तरंजन दास, जिनको सी आर दास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जिनको सी आर दास के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, और महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? मृत्यु को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये धम्म चक्र परिवर्तन है। तो बुद्ध के जो प्रथम उपदेश था जो सारनाथ में दिया गया था, वो उसे धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किस बैंक से द हिंदुस्तान टाइम के वित्त पोषण के लिए ऋण मांगा था?
मतलब जो इनका जो समाचार पत्र था द हिंदुस्तान टाइम, उसको स्टार्ट करने के लिए इनके पास पैसों की कमी थी, तो इसके लिए उन्होंने ऋण लिया था। तो वह किस बैंक से लिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2013 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो वो है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आज आज भी अभी तक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा मदन मोहन मालवीय ने ऋण लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तोड़ा कहाँ पाए जाते हैं, जो तोड़ा जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है, तो वह पाई जाती है आपके तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तोड़ा तमिलनाडु में पाए जाते हैं, याद रखते हैं, तैसे तोड़ा तैसे तमिलनाडु। ठीक है, तो ये एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये सभी आपको याद रखने हैं। इसके आप नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर भी आप, ये 2x की स्पीड से भी चल सकती है वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। रोलेक्ट एक्ट 1919 किसकी अवधि के दौरान अधिनियमित किया गया था, तो ये 1919 का जो रोलेक्ट एक्ट था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोला जाता है। इसमें भारत में द्वैत शासन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वह है पहला लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये चेम्सफोर्ड नहीं है, चेम्सफोर्ड है, चेम्सफोर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य के जोड़ों में लागू की गई थी, मतलब ये कौन से 2 राज्य थे जिसमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो वह थे आंध्र प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से और आंध्र प्रदेश का महबूब नगर, इन दोनों में सबसे पहले 1959 में पंचायती राज की व्यवस्था की थी। और पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा था वह था 73वें संविधान संशोधन 1992 से मिला संवैधानिक दर्जा। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको, जो 1993 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति टाना भगत आंदोलन से जुड़ी है। टाना भगत आंदोलन क्या था, यह छोटा नागपुर, जो अपना नागपुर है महाराष्ट्र में, उसका छोटा नागपुर जो है 1914 से 1920 में चला था टाना भगत आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके उसमें था, ये था जंतरा उराव, जो जतरा उराव थे ये उसके नेतृत्व करता थे। और इसका जो सही है ऑप्शन है, आंसर है हमारा उराव है, इससे ये जनजाति जुड़ी हुई थी। ठीक, और इसके जो मेन लीडर थे वे थे जतरा उराव। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, ये नौजवान भारत सभा थी जिसकी स्थापना 1926। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको, 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यह किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह के द्वारा 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नरेंद्र मंडल या राजकुमारों के कक्ष का उद्घाटन 1921 में किसके द्वारा किया गया था, तो एक राजकुमार थे जिनका नाम था ड्यूक ऑफ कैनोट, इनके द्वारा 1921 में नरेंद्र मंडल या राजकुमारों के कक्ष का उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो 50 क्वेश्चन ही थे, ये एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ें और इसके नोट्स बना सकते हैं आप। और ये अगर आप इसको 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सारी अपडेट मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। एग्ज़ाम क्रैकर पढ़ो तो दिल से। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।